आइए बच्चों, सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 2 विद्युत धारा, इसके इन चीजों के बारे में, इतने बिंदुओं के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने प्रतिरोधकता तक पढ़ लिया था और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव यहाँ तक का अध्ययन कर लिया था। पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। आज हम प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर, प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा, ओमीय व अनोमीय प्रतिरोध की परिभाषा, विद्युत शक्ति क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आदि आदि, इनके बारे में बात करेंगे। बच्चों, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो पूरे चैप्टर की जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। तो आप सभी कम से कम आपको इनके 3 या 4 अंतर तो हमें पता होने ही चाहिए, तभी तो आप इसको परीक्षा में लिख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगा इनकी परिभाषा। प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखी थी हमने, कल क्या पढ़ी थी? किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी? यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो, तब उसके प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी बच्चों? यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो, तब उसके प्रतिरोध को ही उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो पहले में आप दोनों की क्या बोल दोगे? दोनों की क्या लिख दोगे? परिभाषा। दूसरे में मात्रक लिख दो। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर, इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है ना? अब इसमें इसका मान जो है लंबाई व क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है बच्चों? चालक की लंबाई और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। कल पढ़ा था अपन ने। और इसमें क्या आएगा? निर्भर नहीं करता है। ये जो होता है ना प्रतिरोधकता, ये निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है ये बच्चों? किस पर निर्भर नहीं करता है? ये लंबाई व क्षेत्रफल, चालक की लंबाई और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये करता है। चौथा, ये चालक का गुण है। ये चालक का गुण है, चालक का गुण है, मतलब चालक लंबा है तो ज्यादा होगा, चालक छोटा है थोड़ा, ये अभिलाक्षण गुण है। ये उसका कौन सा गुण है? अभिलाक्षणिक, मतलब ये इसकी लंबाई आदि पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी पर, बेसिक प्रॉपर्टी पर, तो कहते हैं अभिलाक्षणिक गुण है। ये जो है प्रतिरोधकता, उसका कैसा गुण है? कैसा गुण है बच्चों? अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है ना? अच्छा, अब आता है विमीय सूत्र, भी आप लिख सकते हो। इसका विमीय सूत्र आपको पढ़ाया था कल, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये इसका प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। इसका विमीय सूत्र एम एल घन, याद करो कल का, टी माइनस 3 ए माइनस 2 होता है। तो ये हमारे पास इनमें कम से कम 5 अंतर आपको मिल गए। पहला वाला क्या मिला हमें? परिभाषा, किसी चालक द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर मिला, यदि चालक की लंबाई इकाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो, तब उसके प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये लंबाई व ये चालक की लंबाई व उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये निर्भर नहीं करता है। ये चालक का गुण है, ये पदार्थ का गुण है, इनका अभिलक्षण गुण है। इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 होता है और इसका विमीय सूत्र एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को बार बार देखना तो अच्छे से समझ जाओगे। अब आता है दूसरा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये क्या होता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक,
ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो बच्चों मान लीजिए किसी चालक की जो लंबाई है, माने उसकी जो प्रतिरोध, कोई एक चालक है हमारा, मान लो उसकी प्रतिरोधकता इकाई है, प्रतिरोधकता पहले से इकाई। एक चालक का टुकड़ा है हमारे पास, चालक, उसकी प्रतिरोधकता कितनी है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मान लो इकाई है, क्या है? इकाई। अब हमने इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी। इसके ताप में कितने की वृद्धि कर दी? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी। तब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसके प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होगी उसको हम प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध में जो वृद्धि, उसके प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है उसको हम उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। क्या बनी परिभाषा? एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। इसी प्राय अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। मात्रक क्या होता है इसका? प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मात्रक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि चूंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के चालक होते हैं तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक चिन्ह के आधार पर हमें याद करना पड़ता है। देखो, जैसे यदि किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, प्रतिरोध ताप के साथ बढ़े, ताप के साथ क्या हो बच्चे? बढ़े। अगर प्रतिरोध ताप के साथ बढ़े तो अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, माने प्रतिरोधकता ताप गुणांक पॉजिटिव होगा। अगर प्रतिरोध ताप के साथ घटे, ताप के साथ घटे माने ताप बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, अल्फा नेगेटिव होता है। और अगर ताप का प्रभाव ना पड़े, ताप के साथ अपरिवर्तित रहे, ताप के साथ अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे तो अल्फा की वैल्यू 0 होती है, 0। तो ध्यान देना बच्चों, यदि किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो हम कहते हैं उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक पॉजिटिव है, मतलब उसको अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान रखना बच्चों, ये ब्लैंक में आपको पूछा जा सकता है। जैसे धातुओं का, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता ताप गुणांक प्राय पॉजिटिव होता है क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटे, कम हो, किस किस का घटता है? कल हमने पढ़ा था, अर्धचालकों का घटता है, विद्युत अपघट्यों का घटता है, ठीक है ना। तो उनके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और जिनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव ना पड़े तो फिर आप समझ लेना उसके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव 0 है। तो अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब पदार्थों का आधार समझिए, धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए इसका मान पॉजिटिव होता है, विद्युत अपघट्य, अर्धचालक आदि के लिए इसका मान नेगेटिव होता है। और अब कल आपको बताया था कि कुछ विशेष ताप तक, कुछ मतलब एक निश्चित ड्यूरेशन तक मैग्नीन कांस्टेंट ऐसी मिश्र धातुएं हैं, कुछ स्पेशल हैं जिनके प्रतिरोध पर लगभग प्रभाव नगण्य होता है, लगभग नगण्य, तो उनके लिए प्रतिरोधक ताप गुणांक क्या हो जाएगा? 0। अब एक बात आपके बुक में दी, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी कुचालकों के लिए पूछा जाए, कुचालक मतलब विद्युत जिनमें से प्रवाहित नहीं होती यानी विद्युत रोधी पदार्थ पूछा जाए, विद्युत रोधी पदार्थ के लिए इसका मान आपको नेगेटिव बोल देना है। ये स्टैंडर्डली ध्यान रखना है कि उनके लिए मतलब विद्युत रोधी पदार्थों के लिए आपको पूछा है अल्फा का मान, तो उनको बोल देना है नेगेटिव, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पाया उनमें फिर कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि करंट को उसमें से बहुत हल्की मात्रा में फ्लो होने लगी। तो ये हमारे पास है ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। अब इसका एक लिस्ट आपको दी हुई है, तो लिस्ट के मुझे आंकड़े याद नहीं है पर मैं आपको बता दूं, चांदी के लिए इसका मान 0.0041, 0.0041 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे के लिए 0.0068 होता है,
एल्यूमिनियम के लिए 0.0004 होता है। ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको उनको देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े आप इनके याद कर लेना, ठीक। अब हम आते हैं वो ओमीय और अनोमीय, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध पर। तो बच्चों हमने ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या होता है, दो प्रकार के हमारे पास चालक या परिपथ हो जाते हैं, एक वे जो ओम के नियम का पालन करते हैं, एक वे जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध कौन सा कहलाता है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालकों का, ओम नियम का पालन करने वाले चालकों का प्रतिरोध। तो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ध्यान रखना आप, ओमीय प्रतिरोध। इन प्रतिरोधों में V और I के बीच ग्राफ खींचे तो सरल रेखा खींचता है, तो इसमें V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है, इसलिए इनको हम रैखिक प्रतिरोध भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इनको रैखिक प्रतिरोध भी बोलते हैं और इनको ओमीय प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो जो प्रतिरोध ओम के नियम का, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें V और I के बीच अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो हमेशा सरल रेखीय मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शुद्ध धातु में ये ओमीय क्या प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ओमीय प्रतिरोध होता है। तो ये हमारे पास है ओम के नियम, याद रखना। इनको एक प्रतिरोध को रैखिक प्रतिरोध भी बोलते हैं। अब आता है अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय, तो आप इसकी परिभाषा तो खुद ही बता सकते हो ना, खुद ही बता सकते हो, क्या हो जाएगा, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इनमें V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय नहीं होगा, ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वक्र हो जाएगा, या ऊपर मुड़ जाएगा या नीचे मुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा, सरल रेखीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनको हम आरैखिक प्रतिरोध भी बोलते हैं, आरैखिक। ये रैखिक प्रतिरोध और ये कौन से कहलाएंगे, आरैखिक प्रतिरोध, ठीक है ना। लीनियर रेजिस्टेंस, ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो अनोमीय प्रतिरोध अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अर्धचालक है, जैसे कि विद्युत भट्ट है, ठीक है ना। तो इनके जो जैसे कि ट्रांजिस्टर है, अब हम पढ़ेंगे आगे, तो इनके प्रतिरोध ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, विद्युत भट्टे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनके जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध समझ गए। अब आते हैं अपने पास विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति, ठीक है बच्चों, विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या ऊर्जा क्षय की दर, विद्युत शक्ति को हम पढ़ रहे हैं, विद्युत शक्ति। ये क्या है, परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय की दर, विद्युत ऊर्जा क्षय की दर माने प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा उसमें क्षय हो रही है, खत्म हो रही है, लॉस हो रही है, यूज हो रही है, वो कहलाएगी विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है बच्चों। परिभाषा आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब इसका जो पावर को हम P से प्रतिशत करते हैं, तो पावर का फार्मूला तो वही होगा W/T। क्षय की दर को हम W/T, W है वो मान लो ऊर्जा यानी कि कार्य ऊर्जा है, अपॉन T। अब W को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, W बराबर क्या होगा। तो आप याद करो, W बराबर था हमारा V बराबर था हमारे पास W/Q, आपको याद होगा। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम V इंटू क्यू अपॉन T, और क्या। अब Q बराबर है, आपको याद होगा, Q बराबर होता है I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर IT। यहाँ पर हो जाएगा VIT अपॉन T
टी कैंसिल। तो पावर का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, पावर बराबर होता है V इंटू आई। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, ठीक है ना। पावर P इक्वल टू वी आई। कैसे आया? P बराबर W बटे टी, ऊर्जा क्षय की दर या कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, लेकिन W को लिखना है अपन को V इंटू Q। V यहाँ पर विभवांतर या विभव हो जाएगा। बेसिकली जब विद्युत परिपथ है तो V विभवांतर हो जाएगा वहां पर। तो V इंटू क्यू आ गया। अब Q बराबर होता है I इंटू टी, टी से टी कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास P इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों, पावर का फॉर्मूला है। तो पावर का फॉर्मूला होता है विभवांतर गुणित धारा। अच्छा एक और याद रखना, अब V बराबर क्या होता है? धारा ही होता है नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला ये भी होता है भाई। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर, या आर आई बराबर लिख दो V बटे आर। आई बराबर हम V बटे आर लिख दें, आई की वैल्यू V बटे आर, तो V स्क्वायर बटे आर, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर। ध्यान देना आप। तो ये पावर के फार्मूले देखो कब यूज करना है। अगर हमारे लिए विभवांतर और करंट पता है तो ये वाला फार्मूला लगाना है पावर निकालने के लिए। इतने वोल्ट पर इतना करंट जाता है, पावर कितना होगा यहाँ से पता करो। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे इतना प्रतिरोध और इतना करंट जा रहा है उसमें, ये लगाएंगे। अगर आपको विभवांतर और रेजिस्टेंस पता हो तो ये वाला लगाएंगे। तो तीनों सूत्र बच्चों याद रखना है, छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं इनके। तो पावर का फार्मूला, विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, पहला फार्मूला। दूसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फार्मूले हमारे पास किस चीज के हैं? किस चीज के हैं बच्चों? विद्युत शक्ति के। अब यहाँ से एक और ध्यान रखना है, W बराबर आता है P इंटू टी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहलाती है व्यय ऊर्जा। तो किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर PT। टी क्या होना कर दो PT। अब P बराबर होता है VI, तो VIT भी हो जाएगा फार्मूला। तो व्यय ऊर्जा का फार्मूला VIT बिट भी हो जाएगा। अब V बराबर होता है RI। V बराबर क्या होता है? RI। तो मैं अगर यहाँ पर RI लिख दूं तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। एक और फार्मूला हो गया W का। अब I बराबर होता है V बटे R, तो एक और फार्मूला हो जाएगा W बराबर V स्क्वायर T बटे R। तो इस प्रकार जो हमारे पास काय के फार्मूले हैं, ये हैं वो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के फार्मूले। शक्ति का नहीं है, शक्ति का नहीं है, विद्युत ऊर्जा के व्यय, मान कितनी ऊर्जा इसमें खर्च हुई है। हमारे घर का बिल निकालना है, हमारे घर का बिल इसी फार्मूले से निकलेगा, इसी फार्मूले। तभी तो जैसे यहाँ पावर का यूनिट होता है वाट और इसका यूनिट होता है सेकंड, तो वाट सेकंड को मिलाकर बनता है जूल। अब इसको मैं अगर किलोवाट ले लूं, किलोवाट, और इसको ले लूं घंटा, तो किलोवाट घंटा से बनता है यूनिट। यूनिट तो अब याद करो, ये तो हम 11वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं। हमारे घर में जो बिजली का बिल है तो वो यूनिट में आता है, यूनिट में। तो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। इसका पूरा नाम है वर्ड ट्रेड यूनिट। इसका पूरा नाम जो होता है ना यूनिट का, अपन एक्चुअली में यूनिट शब्द यूज करते हैं, वास्तव में उसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड यूनिट। तो ये ट्रेड यूनिट है। ट्रेड मतलब क्या हो गया आप समझ सकते हो, व्यापार। व्यापार तो उसी को अपन शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? उसी को हम शॉर्टकट में केवल यूनिट बोल देते हैं, ठीक। तो किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट में 306 गुणा 10⁵5। अगर किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट और इसका मतलब होता है 3600 सेकंड है, तो वाट और सेकंड को मिलाकर बोलते हैं जूल। तो 3.6 गुणा 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6 जूल बराबर 1 यूनिट होता है। ये हमारा जूल में यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, 1 यूनिट में। तो जब हम इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं तो 1 यूनिट बिल आता है हमारा। खैर ये तो 11वीं क्लास की चीज है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि व्यय ऊर्जा का सूत्र होता है, एक होता है P इंटू टी, एक होता है, एक कब लगाना है? जब पावर और टाइम पता हो। माने इतना पावर इतने टाइम तक यूज किया, कितना व्यय हो गया। और एक सूत्र लगाना है VIT, ये कब लगाना है? जब आपको वोल्टेज, करंट और टाइम पता हो।
एक सूत्र होता है जब हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता हो। एक फार्मूला होता है ये V/T/R जब हमें वोल्टेज, टाइम और रेजिस्टेंस पता हो। ये हमारे पास ये अलग अलग फॉर्म में ये फार्मूले दिए हुए हैं और वो हमारे पावर के फार्मूले हैं। और पावर का यूनिट होता है, क्या होता है पावर का यूनिट बच्चों? वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। इसको हम वाट में मेजर करते हैं। तो ये विद्युत शक्ति हमारा यहाँ तक हो गया। अब एक चीज हमारी छूटी है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं। मैंने प्रतिरोध को आपको पूरा बता दिया, लेकिन प्रतिरोध का संकेत नहीं बताया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको याद आ गया एकदम से। तो प्रतिरोध का संकेत ये मैं कल बताना भूल गया था। प्रतिरोध का संकेत होता है ये जिगजैग। आपको इस टाइप से जिगजैग बनाना, ये प्रतिरोध का संकेत है। अगर ऐसा बना तो इसको बोलते हैं स्थायी प्रतिरोध या कांस्टेंट। अगर मान लीजिए ऐसा बना हुआ है और इसमें बीच में से एरो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब ये बदलेगा, आप इसको बदल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं विभव विभाजन। ये विभव का विभाजन करता है। तो ये विभव, तीन तरीके से हम प्रतिरोध के संकेत परिपथ में यूज करते हैं। यह है स्थायी प्रतिरोध, यह है परिवर्ती प्रतिरोध और यह है विभव विभाजन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का क्या है? संकेत किसी विद्युत परिपथ के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत शक्ति तक इसको समझ लिया। अब आता है हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का, तो क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दो क्या होगा। जैसे एक सेल है, अब इस सेल में क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं, हम जानते हैं, एनोड और कैथोड हो गया। मान लो ये प्लस है, माइनस है। जैसे हमने इसको परिपथ से जोड़ा, यहाँ मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो ये करंट प्लस से निकलेगा, माइनस तक आएगा। और इसमें ये प्लेट डूबी है, प्लेट के अंदर, प्लेट क्या में डूबी होती है? विद्युत अवघट्ट में। अब यहाँ पर करंट चलेगा, बाहर चलेगा करंट प्लस से माइनस की, अंदर चलता है माइनस से प्लस की ओर, ऐसा। तो बाहर जब करंट बहता है तो ये जो वायर है ना, ये वायर इसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध। इसी को अपन आर बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को क्या बोल देंगे? बाह्य प्रतिरोध। लेकिन जब सेल अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक विद्युत अपघट्ट में से होके जाता है, देखो इसमें से ये जो लिक्विड विद्युत अपघट्ट भरा है ना, द्रव अपघट्ट भरा है, तो जब इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा माइनस से प्लस, या बाहर प्लस से माइनस, अंदर माइनस से प्लस फ्लो होगा, तो ये भी तो मार्ग में रुकावट डालेगा। तो विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल आर से शो करते हैं। क्या है बच्चों? तो क्या है? किसी सेल में भरा हुआ विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्मॉल आर से शो करते हैं। कितना सिंपल है। इसका मात्रक भी ओम होगा। मैं फिर से बता दूं, किसी सेल में भरा हुआ विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध सेल, बैटरी इनके होते हैं, ठीक है ना। सेल, बैटरी, जनरेटर इनके होते हैं। तो रुकावट डालता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक में पहले ताप। तो ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है बच्चों, ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। मैं क्या बता रहा हूँ? आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है और ताप घटाने पर इसका मान बढ़ता है। इसलिए क्या होता है? सर्दियों में ताप कम होता है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस कारण से बैटरी काम नहीं करने लगती। इसलिए सर्दियों में कार इंजन को स्टार्ट करना हो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करना हो या बैटरी से चलने वाली कोई चीज स्टार्ट करनी हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। उस दिक्कत का कारण क्या है? उस दिक्कत का कारण है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर कम होने से वो बढ़ जाता है, तो पर्याप्त करंट सप्लाई नहीं करता। दूसरा आता है विद्युत प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो आप खुद समझ लो, अगर करंट को दूरी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और दूरी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा।
मतलब अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगी ना। और अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा, इसलिए प्लेटों को पास पास लगाया जाता है बैटरी में। तीसरा आता है हमारे पास प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल तो क्या होता है, ये विद्युत अपघट्ट में जितनी प्लेटों का एरिया डूबा है, जितना डूबा है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो विद्युत अपघट्ट में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, इसलिए प्लेट को पूरा डुबाते हैं और प्लेट को ऐसे समतलाकार बना देते हैं चौड़ा सा, ताकि एरिया बढ़ जाए। रॉड के रूप में ना बना करके इस टाइप से बना देते हैं प्लेट के रूप में। तो प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होने से आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और प्लेटों का क्षेत्रफल कम होने से आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। और चौथा आता है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। सांद्रता तो क्या होगा, अगर विद्युत अपघट्ट की सांद्रता अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा, और अगर सांद्रता कम अपेक्षाकृत तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हम लोगों ने बच्चों इतने बिंदुओं के बारे में जान लिया। इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं। कल मैं आप लोगों को इसके कुछ सवालों पर बात करूंगा, तो छोटे छोटे सवाल, उसके साथ ही किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।